हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मनु के साप्तांग सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोगों ने मनु के द्वारा राज्य की उत्पत्ति और राजा के कर्तव्य पढ़े थे, और इसमें मनु का साप्तांग सिद्धांत पढ़ेंगे कि मनु ने क्या क्या सिद्धांत दिए। पहला, मनु का साप्तांग सिद्धांत। मनु स्मृति में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया गया है। मनु ने राज्य को सावयव माना है और यह माना है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। कौटिल्य की भांति मनु ने भी राज्य के 7 आवश्यक अंग तथा तत्वों का उल्लेख किया है, जिन्हें साप्तांग सिद्धांत कहा गया है। मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो आप लोग को ये बता दें कि मनु जो हैं वो कौटिल्य से पहले के हैं। मनु के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया के पहले आदमी जिससे हम लोग की उत्पत्ति हुई, मतलब मानवों की उत्पत्ति जिससे हुई है, इसीलिए उनका नाम मनु रखा गया। और वो सबसे पहले राजा मनु, सबसे पहले जब ये पृथ्वी बनी है, सबसे विश्व बना, हमारे पुराणों वगैरह में मान्यता मिलती है कि वो सबसे पहले व्यक्ति मनु ही थे। तो मनु के द्वारा राजा के साप्तांग सिद्धांत, मतलब एक राज्य के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो सबसे पहले स्वामी अर्थात राजा, सेकंड है अमात्य अर्थात मंत्री, थर्ड है पुर अर्थात राजधानी, फोर्थ है राष्ट्र अर्थात भूमि एवं जनता, पांचवा है कोश, छठवा है दंड एवं सातवां है मित्र। अब स्वामी अर्थात राजा के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। मनु ने राज्य के 7 अंगों में राजा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि अगर राजा ही नहीं रहेगा तो राज्य का कोई वही नहीं। उन्होंने राजा की उत्पत्ति में दैवीय सिद्धांत में ये कहा है कि जब ज़्यादा मतलब व्यक्ति की आसुरी प्रवृत्तियों के कारण ही राजा की उत्पत्ति हुई है। उसमें ये रहा, मनु ने राजा को दैविक रूप से प्रतिष्ठित किया। उनके अनुसार राजा अनेक देवताओं के अंश से मिलकर बना है। पिछली वीडियो हम लोग ने बताया था कि सूर्य के क्या गुण राजा में है, इंद्र के क्या गुण है, वरुण, यम आदि 8 देवताओं के गुणों से मिलके राजा का निर्माण किया गया है। और पिछली वीडियो हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, आप वो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। यम आदि देवताओं के अंशों से मिलकर बना है। ये देवता उन प्रतिभाओं के प्रतीक हैं जो राजाओं में होनी चाहिए। मनु के ही शब्दों में राजा विभिन्न देवों के अनुसार आचरण करता है। सूर्य के समान वह राष्ट्र से कर लेता है, वायु के समान दूतों द्वारा सब में प्रवेश करता है, यम के समान अपराधियों का नियंत्रण करता है, चंद्रमा के समान प्रजा के लिए सुखदायी है। मनु ने यद्यपि राजा के दैविक स्वरूप का वर्णन किया है, फिर भी मनु का राजा निरंकुश नहीं है, वह विधि और धर्म के ऊपर समाधान है। प्रोफेसर अल्तेकर के शब्दों में राजा के देवत्व के पूर्ण समर्थक मनु भी कहते हैं कि धर्म से विचलित होने पर राजा का नाश हो जाता है। फिर सेकंड है अमात्य अर्थात मंत्री। राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग अमात्य या मंत्री है। मनु का विचार है कि अच्छी तरह शासन संचालन के लिए राजा को एक मंत्री परिषद का गठन करना चाहिए। मंत्री परिषद में योग्य, वीर, कुलीन और वफादार व्यक्ति को ही नियुक्ति किया जाना चाहिए। राजा को चाहिए कि इन विश्वस्त मंत्रियों के परामर्श के अनुसार ही कार्य करें। मंत्रियों की संख्या 7 से 9 होनी चाहिए। राजा को चाहिए कि वह विश्वस्त मंत्रियों के परामर्श के अनुसार काम करे। डॉक्टर श्यामलाल पांडे के शब्दों में मनु का मत है कि शासन संबंधी किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उस कार्य में गुण दोषों की भली भांति विवेचना होनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हुई तो शासन संबंधी प्रत्येक समस्या मंत्री परिषद के सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत की जाना चाहिए। अर्थात यह मंत्री होता है, आपने पिछले कहीं देखा होगा, अगर कोई राजवंश है तो उसमें अमात्य एक मंत्री जरूर होता है जो राजा के सबसे निकट होता है और राजा को सलाह देता है। फिर थर्ड आता है पुर अर्थात राजधानी। राज्य के 7 अंगों में एक पुर भी है जिसका अर्थ होता है राजधानी। मनु ने कहा है कि जिस नगर में पुर बनाया जाए वो उस धन धान्य से भरपूर हो, वहाँ सुंदर जल और ईंधन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ नगर देखने में रमणीक हो, वहाँ के लोग निरोग हों, लोगों के पास पर्याप्त काम और सूरवीर होना चाहिए। ऐसे नगर के चारों ओर दुर्ग होना चाहिए, दुर्ग के बीच बीच फूलों से सुसज्जित वृक्षों के साये में राजा का वास होना चाहिए। चौथा है राष्ट्र अर्थात भूमि एवं जनता। मनु ने सब राष्ट्र को भी राज्य का आवश्यक अंग माना है। राष्ट्र भूमि रहेगी तभी जनता रहेगी, जनता रहेगी तभी पूरी राजधानी का कोई मतलब होगा, और राजधानी रहेगी, जनता रहेगी, उसमें तभी राजा का कोई महत्व होगा। नहीं तो अगर भूमि नहीं रही तो फिर बाकी सारी चीज़ें तो। मनु ने राष्ट्र को भी राज्य का आवश्यक अंग माना है। राष्ट्र से मनु का तात्पर्य सारे समाज है, जिसमें उस राज्य की धरती और उस पर रहने वाले सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं। मनु ने
राष्ट्र संगठन की विस्तार से चर्चा की है। उसमें अनुसार राज्य में नगरों के अतिरिक्त अधिकांश ग्राम होते हैं। मनुस्मृति में लिखा गया है कि सुविधा और क्षमता की दृष्टि से राष्ट्र में इकाई ग्राम को माना जाता है। 10 ग्रामों और 100 ग्रामों में 1000 ग्रामक समूह को ग्रामों में संगठित करना चाहिए। हर एक गांव में 7 अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए तथा ग्राम समूह में प्रत्येक धरातल पर अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। मनु ने ग्राम के अधिकारियों को ग्रामिक कहा है। ग्रामों के अतिरिक्त मनु ने नगरों की व्यवस्था में प्रबंध की चर्चा की है। हर नगर में उनके एक प्रशासकीय ने नगरों की व्यवस्था में प्रबंध की चर्चा की। प्रशासकीय अधिकारी रखा है। यह अधिकारी सरवार से चिंतन होगा जो राजा का प्रतिनिधि है और जनता को सुख दुख का ध्यान रखेगा। 5वां है कोष। राज्य के महत्वपूर्ण अंगों में कोष भी है। राज्य की उन्नति व प्रगति के लिए कोष होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य का स्वास्थ्य कोष पर ही निर्भर करता है। संकट अथवा युद्ध के समय भी कोष बहुत काम आता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि कोष के द्वारा धन वसूल करने से सूर्य जलाशय एवं वर्षा के लिए पानी एकत्र करता है। मनु कहता है कि कर न लेने पर राजा अत्यधिक कर लेने से प्रजा का अस्तित्व अंत हो जाता है। अतः प्रजा से थोड़ी मात्रा में कर लेना, जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा कर क्रमशः रक्त, दूध और मधु ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेना चाहिए। कोष, अगर कोष इकट्ठा नहीं रहेगा तो बिना कोष के तो कोई राज्य किसी काम करेगा नहीं। क्योंकि अगर कोष ही नहीं, अगर कोई आक्रमण हो गया युद्ध में या कोई भूकंप वगैरह आ गया, कोई आपत्ति आ गई तो मधु तो वो तो कोष तो रहना ही चाहिए। इसकी बात आता है दंड या विधि। दंड राज्य का एक आवश्यक अंग है। दंड के अभाव में राज्य में अव्यवस्था या अराजकता फैल जाती है। मतलब दंड तो देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके अपराध के लिए दंड आवश्यक है। अगर दंड नहीं मिला तो कोई दूसरा व्यक्ति भी अपराध करेगा और अपराध बढ़ता जाएगा, इसलिए दंड सर्वाधिक उपयोगी है। इसके बाद 7वां आता है मित्र। राज्य के अस्तित्व के लिए प्राचीन भारतीय विद्वानों ने मित्र को आवश्यक अंग माना है। मनु ने लिखा है कि प्रत्येक राज्य विभिन्न राज्यों के समूह में रहता है। राज्यों के इस समूह में इस राज्य को रहना चाहिए कि अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि करता रहे। राज्यों के समूह को मनु ने मंडल सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया है। एक मंडल में मित्र और शत्रु रूप से 12 राज्यों की कल्पना की है। मनु ने यह भी कहा कि सद्गुण नीति की अपनाते हुए दूसरे देशों के साथ साथ योग संबंध बनाया जाए। मतलब सद्गुण नीति, युद्ध की नीति भी अपनाई जानी चाहिए और मंडल सिद्धांत अर्थात मित्रता भी निभाई जानी चाहिए। देखिए मनु ने 12 राज्यों की कल्पना की है मंडल राज्य में, मतलब उसमें शत्रु और मित्र दोनों मिले हुए हैं। देखिए अब हम लोग मनु के मंडल सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। मंडल और सद्गुण नीति सिद्धांत, ये बहुत जरूरी है और ये साप्तांग सिद्धांत, मंडल और सद्गुण नीति सिद्धांत जरूर आता है, अर्थात आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए। मनु ने स्थिति और पारंपरिक व्यवहार के आधार पर विजिगीषु राजा उसे कहते हैं जो अपने सामने वाले राजकुशताओं को अपने राज्य में मिलाना चाहे। उसे विजिगीषु मतलब लड़ने वाला या इच्छा जागृत रहे उसके मन में कि हमेशा वो दूसरे राज्यों से युद्ध करके या मित्रता करके अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाता रहे। राज्य की सीमाओं की राज्यों की 4 श्रेणियां की, जैसे राज्य, अरिराज, मध्यम राज्य और उदासीन राज्य और मित्र राज्य। विजिगीषु राज्य वह राज्य है जो बुद्धि, उत्साह, गुण और स्वभाव में दृढ़ हो। विजिगीषु राज्य मतलब जिसके अंदर इच्छा जागृत हो, बुद्धि, उत्साह, गुण और स्वभाव में दृढ़ हो। ऐसा राज्य अपनी सेना के द्वारा पड़ोसी राज्य को जीतने की इच्छा रखता है। मित्र राज्य वह राज्य है जो हमारे राज्य का मित्र हो। अरिराज्य शत्रु राज्य कहलाता है। इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से एक एक वर्ड को अच्छे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। मित्र राज्य वह राज्य जो हमारे राज्य का मित्र हो। अरिराज्य वह जो शत्रु राज्य है। मध्यम राज्य वह जो विजिगीषु राज्य और अरिराज्य की सहायता करता है। मतलब जिसे आप युद्ध करने वाला, विजिगीषु राज्य मतलब अपना राज्य हो गया और अरिराज्य मतलब शत्रु, उसमें जो बीच में मध्यस्थता करता है वो मध्यम राज्य होता है। अरिराज्य के साथ और विरोध करने की शक्ति रखता है, आवश्यकता पड़ने पर जो मध्यस्थता भी कर सकता है। उदासीन राज्य वह जो विजिगीषु राज्य और अरिराज्यों के संघर्ष प्रारंभ होने पर उदासीन रहे। मतलब जैसे कुछ बोल जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारत उदासीन राज्य रहा है। वो किसी में भी मध्यस्थता नहीं कर इसी प्रकार उदासीन राज्य होता है, मतलब किसी भी उसमें मध्यस्थता ना करे, अलग ही रहो। राज्य और अरिराज्यों में संघर्ष प्रारंभ होने पर उदासीन रहे, अर्थात किसी की सहायता के लिए उत्सुक ना हो। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सभी प्रकार के राज्यों के राजाओं की गतिविधियों पर निगाह रखे, उनके अनुसार अपनी नीति निर्धारित करे। मंडल सिद्धांत विजिगीषु राज्य का सिद्धांत है। इसका संबंध राज्य की सीमा विस्तार से है।
मतलब मंडल सिद्धांत मतलब राज्य की सीमा विस्तार, अपने मित्र राज्य और शत्रु राज्य से कैसे रहना है, कैसे अपनी सीमा विस्तार करना है, मंडल सिद्धांत है। मंडल सिद्धांत के बारे में हम लोग जब कौटिल्य को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही। अब देखते हैं षटगुण नीति सिद्धांत। षटगुण नीति सिद्धांत में है, षटगुण नीति का तात्पर्य एक राजा को अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते हुए उन्हें अपने बस में करने के लिए साम दाम दंड भेद आदि उपायों से काम लेना चाहिए। इसमें साम क्या है, साम दाम दंड भेद, सबसे पहले तो प्रेम से उनको समझाना चाहिए कि तुम मिल जाओ भाई हमारे में। और साम मतलब उनको अच्छे से बोलो कि मिल जाओ, हम आपसे मित्रता करना चाहें। और अगर साम से ना मिले तो फिर दाम दो, दाम बोले तो पैसे धन दो उनको। अगर दाम से हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर दंड दो। अगर युद्ध करने की क्षमता रखते हो तो युद्ध करके, और अगर युद्ध से भी आप समझ रहे हो कि हमसे शक्तिशाली राज्य है, हम इसे युद्ध से नहीं जीत पाएंगे, तो भेद, भेद मतलब ना गुप्तचर भेद, जो उसका भेद लो कि मतलब ये कहाँ कमजोर है, फिर अगर उसकी कमजोरी पाकर फिर उस तरफ से युद्ध करो, तो आप साम दाम दंड भेद आदि का उपाय करके आप किसी राज्य को अपने बस में कर सकते हैं। इसके बाद इस संबंध में राजा द्वारा संधि, विग्रह, दान, आसन, द्योतिभाव और संश्रय, मतलब षटगुण नीति क्या है, संधि, संधि मतलब मित्रता, विग्रह मतलब युद्ध होता है एक तरह का, दान मतलब कुछ पैसे वैसे देकर। इसके बाद आसन है, आसन मतलब युद्ध ही होता है शायद। फिर द्वैधी मतलब दोनों के बीच में, मतलब षटगुण नीति कैसे राजा हैं वो। फिर संशय मतलब बीच में, मतलब संशय रहता है। इन 6 लक्षणों का सहारा लेना चाहिए, यही षटगुण नीति है। प्रत्येक राजा को समय और परिस्थिति के अनुसार इन नीति का पालन करना चाहिए। मंत्रिपरिषद, मनु द्वारा वर्णित मंत्रिपरिषद पर विचार करना चाहिए। राजा के परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता है। मनु का कथन है, किसी व्यक्ति के लिए सरल कार्य भी अकेले संपादित करना कठिन है, अतः महान फल देने वाला राज कार्य तो अकेले राजा के द्वारा ही नहीं चलाया जा सकता। मंत्रिपरिषद की आवश्यकता राज्य के उत्तरदायित्व पूर्ण करने के संपादन के संदर्भ में और भी अधिक है। मनु मंत्री परिषद की संख्या आवश्यकता के अनुसार 7 या 8 संख्या को आदर्श मानते हैं। फिर मंत्रणा का स्थान गुप्त और एकांत में होना चाहिए। मंत्रियों के कार्यों का विभाजन उनकी विशेषताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। वीर, दक्ष और कुलीन वंश के व्यक्तियों को वित्त विभाग, शुचिशील आचरण करने वाले व्यक्ति को रत्नखनी विभाग, भीरू प्रवृत्ति वाले को निवास तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, चतुर और मनोविज्ञान में कुशल व्यक्ति को संधि विग्रह का कार्य देना चाहिए। अमात्य को दंड विभाग देना चाहिए। कोष राजा को स्वयं अपने पास रखना चाहिए। इस तरह हमारा मंडल सिद्धांत और षटगुण नीति सिद्धांत खत्म हो गया। अगले वीडियो में अब हम लोग राजा के गुण पढ़ेंगे। धन्यवाद।